स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणियां की है। कोर्ट ने कहा कि आपके बयान के कारण ही देश का माहौल बिगड़ा है। नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कई एफआईआर के बावजूद दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को छू तक नहीं पाई। ये नुपुर के राजनीतिक असर को बताता है। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। इन सब याचिकाओं को नुपुर ने दिल्ली ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि वे हाईकोर्ट का रुख करे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा सीजीआई को दी गई पत्र याचिका में नुपुर शर्मा के खिलाफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लेने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नुपुर शर्मा को फेयर ट्रायल का मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े नुपुर शर्मा मामले में कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी। इसके अलावा अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि टीवी चैनल ने कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे पर डिबेट क्यों की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने पूछा, टीवी चैनल को इस मामले पर डिबेट करने की क्या जरूरत थी, केवल एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए। नुपुर शर्मा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुनवाई में कहा कि सिंह ने तर्क दिया कि बयान उकसाने की स्थिति में दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर एक ही समुदाय के भीतर गंभीर बहस चल रही है और शर्मा की टिप्पणी इससे हटकर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनल के पास इस मामले पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने आगे कहा कि अगर शर्मा बहस के कथित दुरुपयोग से व्यथित हैं, तो उन्हें एंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी। पीठ ने शर्मा की टिप्पणियों को खारिज कर दिया और कहा कि उनकी ढीली जुबान ने देश में आग लगा दी और उदयपुर हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। कोर्ट ने कहा उसने देश भर में भावनाओं को भड़काया है। देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। जैसे ही शर्मा की ओर से पेश एडवोकेट मनिंदर सिंह ने उनके द्वारा जारी लिखित माफी की ओर इशारा किया, अदालत ने कहा उन्हें टीवी चैनल में जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने माफी मांगने में भी देरी की है और वो भी सशर्त रूप से कहती हैं कि अगर भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस दौरान नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि टीवी पर कुछ दूसरे पैनलिस्ट बार बार शिवलिंग के बारे में अपमानजनक बातें कह रहे थे। नुपुर का किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वकील ने कहा अगर कोर्ट का ये नजरिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेमानी हो जाएगी, जिस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने से किसी के खिलाफ अपमानजनक बातें करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। उन्होंने आगे कहा ये बिल्कुल भी धार्मिक लोग नहीं हैं, ये भड़काऊ बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा पर निचली अदालतों को दरकिनार कर सीधे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने पर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा याचिका में उसके अहंकार की बू आती है कि देश के मजिस्ट्रेट उसके लिए बहुत छोटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात होगी क्योंकि पैगंबर मोहम्मद विवादित टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। डॉक्टर सुनील आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सुधा जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत देवेंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये कितना बड़ा झटका नुपुर शर्मा के लिए कहा जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी से कैसे देखती है? जहां तक बात है इस पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से
इस टिप्पणी के, इस बहस के और डिबेट के बाद ही जो है चर्चा हुई थी, साफ कह दिया था कि उससे कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद बड़ी बात ये भी हुई थी, जब ये चर्चा हुई थी तो नुपुर शर्मा ने भी इस पर माफी मांगी थी, लेकिन ये बहस हुई है और बहस कहाँ तक गई है, इसका कितना नफा नुकसान हुआ है, किसकी कितनी गलती है, तो देखिए जांच का विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है उस पर तो किसी को भी अधिकार नहीं है उस पर टिप्पणी करने का। मैं स्वागत करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बयान का, क्योंकि वो सबके लिए लागू होता है, सर्वोपरि भी है। लोकतंत्र के मायने में सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी अहम भूमिका है और उस सब हमारे लिए, हम सबके लिए स्वीकार्य है जो भी आदेश हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अगर कोई फटकार लगी है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो या आम नागरिक हो, सबके लिए बराबर है। और जो चूक हुई है वो किसी से भी हो सकती है, लेकिन इसमें बड़ा गहन मुद्दा है, जांच का विषय है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ टिप्पणी की है। भी नहीं हो सकती, दूसरी पार्टियों ने भी कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है प्रदीप जी, आपका रिएक्शन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की उस पर। नुपुर जी, जो आज का मुद्दा था बेसिकली, नेहा जी, जो आज जिसका मुद्दा था कोर्ट के सामने, वो बेसिकली था कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नुपुर के खिलाफ 3 जगह पर, मुंबई में, महाराष्ट्र में आता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आता है और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। चौथी एक PIL चलती है जो कलकत्ता में चल रही है, जो जिसके उस PIL में ये कहा गया है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। जो मुद्दा था बेसिकली आज कोर्ट के सामने मुद्दा था कि क्यों नहीं एक ही, देखिए एक कोई इशू है, वो गलत है सही है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। एक अगर कोई मुद्दा है उसके बारे में अगर डिफरेंट जगह पर FIR है, मैं ये बताना आपको क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी लीगल सेंसिटी है, इसकी महत्वता है कानून के हिसाब से। एक मुद्दा अगर 3 डिफरेंट स्टेट में अलग अलग एक ही मुद्दा है, कॉज ऑफ एक्शन तीनों की तीनों FIR जहाँ पर दिए एक ही है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया टीवी डिबेट पे। 27 मई को 2022 में टाइम्स नाउ पे एक डिबेट हुआ था जिसमें ज्ञान व्यापी का मामला था, और ज्ञान व्यापी के बारे जब डिबेट के दौरान एक पैनलिस्ट ने ये बोल दिया था, अपशब्द बोले। ठीक है, इसमें जो कोर्ट की टिप्पणी हुई है उस पे बात करिए सर। जी, तो उसमें क्या है कि एक ही अगर कॉज ऑफ एक्शन हो और 3 डिफरेंट स्टेट्स में हो, मेरा मानना ये है कि अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे 3 डिफरेंट कोर्ट अगर 3 डिफरेंट ओपिनियन ले लेते हैं, एक जगह इनको गिल्टी हेल्ड कर देते हैं, एक जगह इनको एक्विटल हो जाता है इनके चार्जेस से, तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से कोर्ट का ऑर्डर उस टाइम पे मान्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब इंटर स्टेट का मामला आता है तो ट्रांसफर करने का हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट आता है तो हाई कोर्ट का है, और विद इन सेम कोर्ट आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आ जाता है। अदरवाइज अगर 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का आता है तो हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी कि डिफरेंट जगह पर ये FIR लॉज हैं, तो आप इनको क्लब कर दीजिए, तीनों FIR को एक जगह क्लब कर और इनको हम एक जगह ले आते हैं ताकि जो भी फैसला हो एक कॉमन फैसला हो, सबके ऊपर मान लेते। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये पिटीशन फाइल की गई थी। मैं नेहा जी एक बात और नहीं, इसे खारिज करने का क्या आधार है ये बताइए सर। ये जो केस को ट्रांसफर करने की जो याचिका है वो खारिज कर दी कोर्ट ने, इसका क्या आधार रहा? कोर्ट का आधार ये था, बेसिकली मैंने ऑर्डर देखा है, कोई ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है, और जितनी भी बातें अभी मीडिया में चल रही हैं सब, इसका क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो आप लीगली बात करेंगे, आप बात करेंगे कि जो मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, मैटर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, जो पार्ट ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर देखा है मैंने, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अवेल योर रेमेडी एज पर लॉ, पेटिशन विड्रॉन एज डिस्कस्ड। मतलब कि पेटिशन, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं दिया है कि इसकी
क्या इसके बारे में लीगल कोई ऑप्शन नहीं दिया। सिर्फ जितनी भी बातें मीडिया में है, कोर्ट, अगर कोर्ट के ऑर्डर की बात की जाए तो सिर्फ विड्रॉल की उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि आपके पास जो रेमेडीज अवेलेबल है आप उनको अवेल कीजिए। ये अवेल करने का मतलब जो उन्होंने कहा है, मेरी समझ में जो है, जैसा कि उन्होंने अपने ऑर्डर जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने ये कहा था कि इतनी एरोगेंस की है कि ये एमएम के पास जाने के अपनी तौहीन समझती है। तो उनका कहना ये था कि आप अपने हाई कोर्ट में जाएं पहले और हाई कोर्ट इस बारे में डिसाइड करे। ठीक है, उनका कहना है सर। ठीक इस है, बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये ठीक है, ठीक है। सुधा जी का रुख कर लेते हैं। सुधा जी, आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से इसे देखते हैं आप? सुधा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। जी नेहा जी, अपने देश में जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कुछ कह दे तब तक ये लोग कुछ मानने को तैयार नहीं होते हैं। हम लोग जब से ये जो घटना हुई थी नुपुर शर्मा जी की, तब से कह रहे थे कि ये भड़काऊ बयान कहीं ना कहीं देश में स्थिति को बद से बदतर करने वाला है। क्योंकि अगर कोई इंतजार कर रहा हो कि उकसाने वाला हो और हमें उचित करने का मौका मिल जाए, तो हम वो भला मौका दे क्यों? और जब कोई चीज हम किसी भी, जब सीधे कोर्ट ने कहा कि आप पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आपको ये कहीं से भी अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि जब कोई जिम्मेदारी होती है उसके साथ, जब कोई पद होता है तो जिम्मेदारी भी उतनी होती है। अगर हमें पता है, मुझे मालूम है कि आपको गुस्सा आता है और मैं ऐसी कोई बात बोल दूं जो आपको चुभ जाए, तो जितनी दोषी आप होंगे किसी कुकुर के लिए, उतनी ही मैं होंगी। तो अगर इस तरह की कोई जघन्य चीजें की जाती है तो जानबूझ के, इसमें सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं, ये वो उन्मादी माहौल की बात हो रही है नेहा जी, जो जानबूझ के लोगों को ढकेलने की कोशिश हो रही है। जानबूझ के ऐसे जो उन्मादी तेवर अपनाए जाते हैं, लोगों के बीच में 80-20 की बात की जाती है, जो जानबूझ के हम खाई खींचने का काम कर रहे हैं। ये जो भाषण, जो बयान आते हैं, एक्चुअल में सोचिए सुप्रीम कोर्ट को आके बोलना पड़ रहा है कि आपका अहम इतना ज्यादा हो गया है कि आप सीधे जाते हैं कि दिल्ली में सारा काम हो, जज कॉर्पोरेट चाहिए आपको हर जगह। तो सुप्रीम कोर्ट का ही आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हर मसले में सुप्रीम कोर्ट आके अगर बोलेगा, वर्डिक्ट देगा कि ये सही है, तो हम सही मानेंगे। हम लोग पिछले 2 महीने से ही बात कर रहे थे कि ये चीजें उन्माद फैलाने वाली हैं, इन पे शिकंजा कसना चाहिए। ठीक है, उन्माद फैलाने वाली है, इन पे शिकंजा कसना चाहिए। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को अब ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से जहर उगलने का काम कर रहे हैं, किस तरह से जो सामाजिक शांति है उसको भंग करने की का काम कर रहे हैं, सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और उस वक्त नुपुर शर्मा का ये बयान था, उस वक्त टीवी डिबेट में ये कहा था जब वो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। नेहा जी, सबसे पहले तो मैंने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको ये कहते हुए स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोपरि कोर्ट है, उस पर किसी को ज्यादा दिशा निर्देश या कोई बात करने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो लोकतंत्र का वो मजबूत हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया वो सबको स्वीकार्य, मैंने फिर आपको दोहराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, अगर आप डिसिप्लिन की बात करें तो नुपुर शर्मा के पूरे बयान को एक बार निकाल दीजिए। कौन से हालात वहाँ पैदा हुए, ज्ञानवापी को लेकर जिस तरह से वहाँ ड्रामा हुआ, शिवलिंग पर जो वहाँ चर्चा हुई, पूरी डिबेट आप निकाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ज्ञान देने का और उठाने का काम किसने किया है और क्या कारण जान के रहे हैं। मैं मानता हूं कि नुपुर शर्मा ने गलती की, तो ये बात तो कही गई है ना सर कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई है कि हमने पूरी डिबेट को देखा है। ये बात तो कही गई है कि हमने पूरी डिबेट को देखा है, उसमें किस तरह से नुपुर शर्मा देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रही थी, या किस तरह से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की जो नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सीधा सा सवाल मेरा ये है, क्या देश में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह का विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है? नहीं, विपक्ष का काम आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये सब आरोप, उससे विपक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। हमने हमेशा मतलब सुप्रीम कोर्ट भी आपका विपक्ष हो गया है, कैसी बात करते हैं सर? एकता और अखंडता की जिम्मेदारी हमारी है। लोकतंत्र को सर्वोपरि तरीके से उसका मानकर लोकतंत्र के लॉ एंड ऑर्डर को भी कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें सारे लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करें, सुनील जी, एक सवाल मेरा बहुत अहम है यहाँ पर कि लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र यहाँ पर कोर्ट ने किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस
क्या की जो कार्यप्रणाली रही वो भी सवालों के घेरे में है। एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों लगाई गई, और फिर जब एफआईआर दर्ज हुई तो फिर गिरफ्तारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखो नेहा जी, देखिए, ये हो ऐसा सकता है नहीं है दिल्ली पुलिस कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पहली बार हुई है। यदि आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो सैकड़ों बार ऐसी टिप्पणी हुई है और सत्ता पक्ष के खिलाफ हमेशा टिप्पणी हुई है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा था जब गाड़ी चढ़ा दी गई थी तब भी टिप्पणी हुई, 83 के दंगों को लेकर के देखिए तब भी टिप्पणी हुई, इमरजेंसी लगाई गई उसके बाद भी टिप्पणी हुई। तो टिप्पणी तो होती रहती है, लेकिन क्या सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों को इस बात की शर्म आती है कि जो टिप्पणी माननीय न्यायालय द्वारा हो रही है उस जैसी स्थिति दोबारा न बने? अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, और ये कई बार अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 महीने पहले कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। और आज फिर कहा है, आज फिर कहा है। दूसरी बात, हो सकता है कि वो डिबेट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखी हो, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 1 साल की, 2 साल की या 6 महीने की सारी डिबेट जो धर्म से संबंधित डिबेटें चैनलों पर हुई हैं, यदि उनकी समीक्षा के लिए कमेटी बना दी गई होती तो इस तरीके की कमेटी माननीय न्यायालय को रिपोर्ट देती कि किस हद तक जो भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं वो चैनल्स पर बैठ करके सीमाएं लांघते हैं। मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ। क्या इस देश ने नहीं देखा कि जामा मस्जिद से किस तरीके से अपील होती थी? इस देश ने नहीं देखा कि दंगों में क्या होता था? सब इस देश ने देखा है। लेकिन कब तक चलेगा इस देश में? अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ संविधान में आपको देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, उसका निर्वहन कौन करेगा यदि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है तो? दूसरी बात जो प्रमुख साहब कह रहे थे कि हम स्वागत करते हैं, स्वागत करने की बात नहीं है। पुलिस कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदार पुलिस अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आखिर में उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दूसरी, नुपुर शर्मा क्यों गिरफ्तार नहीं हुई? 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन 32 लोगों को क्यों गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया? मान भी लिया जाए नेहा कि सत्ता का रसूख था और शर्मा मैडम को गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा, उन 32 लोगों में से 31 लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये भी पुलिस घेरे में है। तो आखिर में सरकार को या थोड़ी बहुत भी आंखों में शर्म हो तो उन जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए तो मुझे लगता है इस देश के लिए नजीर बने। ठीक है, डिबेट दरअसल हो रही है इस मसले पर कि नुपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड आईपीएस है जीएस रवाना जी। बहुत स्वागत है अवाना जी आपका। और अवाना जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है जिसका जिक्र हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जो पुलिस होती है क्या वाकई उनपे भी दबाव होता है क्या? क्योंकि ये टिप्पणी तो कोर्ट ने भी की है कि क्या रसूख का दबाव पुलिस पर था, इसीलिए अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर उनकी जगह कोई और होता, किसी और पार्टी का होता या कोई आम इंसान होता, तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होती? नमस्कार सभी को जी। देखिए, ये तो जांच का विषय होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो इस टिप्पणी को हल्के में कोई भी नहीं ले सकता। ये टिप्पणी जो है सीरियस टिप्पणी है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और अगर एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें आगे एक्शन होना चाहिए था। मेरे विचार में तो इसमें होना चाहिए था, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कितनी भी सशक्त नेता हो। तो अगर एफआईआर दर्ज हुई है और सबूत उसके मौजूद हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए था। पर अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि वो उस हद तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, ये देखने की बात है। बिल्कुल, तो एक्शन हो। अवाना साहब ये नहीं पूछा ये था कि ऐसे मामलों में क्या पुलिस पर दबाव रहता है ना गिरफ्तारी न करने के लिए? देखिए, दबाव भी होता है, ऐसा मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दबाव नहीं है, दबाव भी होता है। आखिर प्रशासन है और उसमें जो शीर्ष पे लोग हैं उनका असर तो होता ही है।
अब उस असर को अधिकारी कितना मानते हैं ये देखने की बात है। देवेंद्र प्रमुख जी रिएक्शन देंगे इस पे अपना? दबाव होता है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के का दबाव है क्या पुलिस के ऊपर, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? सर वो जेएनयू के प्रोफेसर को याद करिए, शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, तुरंत गिरफ्तारी हो गई थी। नुपुर शर्मा है इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही क्या? और हमारे साथ पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आईपीएस और आईएएस इस स्तर पर जो है ज्यादा टिप्पणी नहीं हो सकती। उनका जो माइंड होता है ना वो दबाव से बहुत आगे होता है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े नेता उन लोगों तक पहुंचते हैं, बेशक वो मिनिस्टर हो या किसी पार्टी के बड़े पद पर हो, लेकिन जब शिक्षा का मामला आता है तो असली शिक्षा से उनकी मुलाकात होती है तो दबाव वहां कुछ नहीं रहता। वो इतना विवेक होता है। आईएएस और आईपीएस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। वो दबाव मानने वाले लोग नहीं होते। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, चाहे बेशक सत्ता के वो लोग हैं। रही बात दिखावटी, अगर कोई अपने आप को नेता साबित करने की कोशिश कर रहा हो या करने की प्रयास कर रहा हो तो ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, ना आईएएस, ना पीसीएस किसी स्तर के अधिकारी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है सुधा मिश्रा जी, फिर आप लोग क्यों बोलते रहते हैं कि पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों पे दबाव बनाती है, पुलिस पे दबाव बनाती है। ये तो कह रहे थे कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, स्वतंत्र काम करते हैं सब। नेहा जी, आपने देवेंद्र प्रमुख जी को सुना, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है। उन्होंने दो बातें की, आपने ध्यान से सुना होगा। इन्होंने कहा लेकिन अगर नेता चाहे तो उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता है। दो बातें उन्होंने बोली और दोनों बातों में विरोधाभास था। जबकि अवाना सर कह रहे हैं कि हाँ दबाव कहीं ना कहीं होता है। आप जानती हैं कि इन चीजों में जो हम देखते हैं उसके इतर कहानी जो दिख नहीं रही होती है वही मुख्य कहानी होती है। क्योंकि जो कहानी तब रची आती है तब की बात जब सर देवेंद्र सर कह रहे थे कि इस पे तो किसी का जोर नहीं हो सकता है। वो समझदार लोग होते हैं, वो बिल्कुल समझदार लोग होते हैं। क्योंकि जिस तरह वहां तक पहुंचे होते हैं वो कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचने का वो माध्यम है। तब वहां तक पहुंचने के लिए यूपीएससी क्वालिफाई करना सबके बस की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, जब यशवंत सिन्हा जी ने कहा था कि मैं नेता बन सकता हूँ, मंत्री बन सकता हूँ, लेकिन आप आईपीएस या आईएएस नहीं बन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां तक पहुंचने के लिए आपके अंदर उतना जिज्ञासा होनी चाहिए, आगे पढ़ने और लिखने और आगे बढ़ने का माहौल होना चाहिए। लेकिन जब वो तंत्र में आते हैं, सब कुछ अधिकार होने के बाद कितना अधिकार वो यूज कर पा रहे हैं, कितना अधिकार प्रयोग कर पा रहे हैं, इसका उत्तर देवेंद्र भाई ने दिया। कह रहे हैं कि हाँ जब वो चाहे नेता तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि प्रश्न उठा क्यों रहे हैं, क्योंकि उसका उत्तर इनके पास ही है। यही बता रहे हैं, विरोधाभास कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात को कि नहीं होता है, होता है। तो इनके हिसाब से जब ये चाहे तब ये उसका जोर नहीं होता है, जब ये नहीं चाहते हैं तो जोर हो जाता है। तो नुपुर शर्मा के केस में यही हुआ। डॉक्टर साहब, सुधा मिश्रा जी, बीजेपी को इतना अनुभव नहीं है सत्ता चलाने का जितना अनुभव आपकी पार्टी को है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जितना अनुभव आपकी पार्टी को है सत्ता चलाने का इस देश में। 2014 से इन्होंने माना ही नहीं कि देश में कुछ था ही है। जब से आए तब से देश बना है, इतिहास लिखा गया है, तब से देश स्वतंत्र हुआ है। सरकारों को चलाने का बस इनके में ही मादा है, कोई कुछ जानता ही नहीं है। फिर तो 2014 से पहले बनी हुई ईडी और सीबीआई को उनका ज्ञान ही नहीं होगा, फिर तो आप ही को ज्ञान है। क्योंकि 2014 से पहले ईडी और सीबीआई वही बने हुए हैं। क्योंकि हमारे देवेंद्र भाई और जितने भी भाजपा के प्रवक्ता ताकत बैठते हैं वो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ तो किया ही नहीं है। जो कुछ किया इन लोगों ने 8 सालों में किया, तो जितना इन लोगों ने किया, इन लोग को पता है। नए नए नियम बना रहे हैं, नए नए जोड़ डाल रहे हैं, नई चीजों को फैला के देश में जिस तरह विद्वेष हो रहा है 70 सालों में। तो राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार में क्या हो रहा है। केंद्र सरकार की चीजें जब दिल्ली पुलिस वहां पे नहीं सुन रही है, आप जो बात करती हैं अभी, जिस तरह से जितनी जल्दी राजस्थान में कातिल पकड़े गए, जिस पे कार्रवाई की गई, जिस तरह घटना को नहीं, वहाँ पे भी एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जब पुलिस को ये कहा गया था कि देखिए मेरी जान को खतरा है, वहाँ पे भी एक्शन नहीं लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं, कहते हैं बाकी राज्यों में तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है। वो अपनी दुकान पे गया हुआ था, ऐसा नहीं है। पूरी घटना को जो आप जानती हैं कि जब उसने कहा शिकायत की थी, उसको सिक्योरिटी दी गई थी। किस चीज की सिक्योरिटी दी गई थी? और सिक्योरिटी दी गई थी तो हत्या क्यों हुई? अब नेहा जी, अगर काश हमारे अंदर हमारा जो सूचना तंत्र है, जो हमें सूचनाएं देता है, जो केंद्र सरकार के जो जितने भी हमारे तंत्र है सूचना के, काश वो इतने सजग होते कि कोई घटना हमारे देश में बुरी हो ही नहीं पाती। क्योंकि सबके पास सारा अंदेशा होता और घटनाएं न होती। आप जानती हैं कि जब व्यक्ति चोरी करने पे बैठा हो ना, तो आपके सामने कोई चोरी कर आप जानेंगी नहीं। तो हमें सजगता की जरूरत होती है कि ये जो घटनाएं होने वाली हैं, इनके लिए जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी गई थी और उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा नहीं दी गई थी। एक और बात मानिए ना कि राजस्थान के डीजीपी महोदय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की
तब बताया कि पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं। यह छोटी मोटी घटना नहीं है और सरकार सोती रही, सरकार की एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई। ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर है, वहाँ की एजेंसियां फेलियर हैं। सुरक्षा की बात नहीं है, ये वहाँ की सरकार के अधिकारियों ने वहाँ कबूल किया है मीडिया के सामने। सुनील सर, आईबी और ईबी जो भी करता है, क्या वो स्टेट में ही सारी जानकारी होती है? हमें तो लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा सब कुछ सारी सूचनाएं होती हैं। आप लोग जब आधी अधूरी बातें सरकार करते हैं, आप चला रहे हैं, ऐसा नहीं है मैडम। सरकार आप चला रहे हैं, केंद्र सरकार को पता होगा क्या देवेंद्र जी? सर अगर कानपुर में घटना होती है तो आप लोग सीधे कह देते हैं कि नहीं इसमें सूचना एजेंसियों को सूचना नहीं आने पाई। अगर हम बता रहे हैं वहाँ भी फेलियर कहा, नहीं मैडम, वहाँ भी फेलियर कहा हमने एजेंसियों को। आपने लगता है डिबेट देखी नहीं। वहाँ भी सरकार फेलियर थी, वहाँ भी सरकार की एजेंसियां फेलियर थी, वहाँ भी तो केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की एजेंसियां फेलियर है तो प्रमुख जी जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं, मैं नेहा जी वही चीज मैं बता रहा था, मैडम को ये मैं चीज बताना चाह रहा था कि आप वहाँ राजस्थान में जो सरकार चल रही है, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार नहीं चला रहा, वहाँ अपना शासन है, उनका राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और ये कोई नई बात नहीं है। सर देश बटा हुआ नहीं, आप लोग क्यों बार बार कांग्रेस भाजपा करके देश को बांटने में लगे रहते हैं? केंद्र सरकार आपके हाथ में, इतने स्टेट में आप है, लेकिन प्रॉब्लम हो ही जा रही है और उसमें आपको सिर्फ दिखता वो राज्य है जहाँ पे आप जानबूझ की चीजों को उकसा रहे हैं। तो सर कम से कम देश को एक साथ जोड़िए, ये बंटवारा करना छोड़िए, उन्माद फैलाना छोड़िए। देश को जरूरत एक सूत्र में होने की है, बंटवारे की नहीं है। आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है कि केंद्र सरकार में अगर आप हैं तो इस तरह की घटनाएं देश में कहीं भी न होने पाए। आप किसी पे दोष मर के बच नहीं सकते हैं। इनको बताइए, जवाब दे रहा हूँ। जी 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 बताइए। अगर वहाँ सरकार आपको लग रहा है कि केंद्र को ही चलानी है तो फिर आप वहाँ गहलोत जी अरे सर आप लोग प्लीज ये राजनीति करने बताइए, सवाल में सही जवाब दीजिए। ये बार बार चलिए राजनीति करने नहीं, राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बता दीजिए सुधा जी, कन्हैया लाल की हत्या हो गई, आप कह रही है प्रोटेक्शन दे रखा था, उसके बावजूद भी हत्या हो गई, यानी कि ये तो बड़ा फेलियर वहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी है। दूसरी बात, एक सेकंड, नहीं दूसरी बात सुन लीजिए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि वहाँ पे अशोक गहलोत गए हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो नहीं पहुंचे, जाएंगे क्या? नेहा जी, आप लोगों की सारी बातों का मुझे होता है कि प्रियंका और क्या मोदी जी पहुंच गए क्या? मुजफ्फरनगर अमित शाह जी पहुंच गए क्या? मोदी जी तो लखीमपुर खीरी भी नहीं पहुंचे थे। तो वही तो बात है ना, बात इसकी नहीं है, बात इसकी नहीं नेहा जी। बात ये है कि बात को छुपाने के लिए एक नाम मिल जाता है कांग्रेस का और नाम मिल जाता है राहुल और प्रियंका का। अरे घटना क्यों हुई, घटना क्यों हो रही है, घटना नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको वो नहीं करना था, तो बात उसकी नहीं होगी। उस घटना को ढांपने के लिए अब जब घड़े में आपने विष भरा हुआ है तो बोल के अमृत लगा देंगे ऊपर, तो विष अमृत नहीं बन जाएगा। हमें चीजों को जो खराब है खत्म करना है, अच्छी चीजों को करना है। हम किसी एक घटना को दूसरे घटना से जोड़ के अच्छा बुरा नहीं कर सकते हैं। ये तो जिस तरह से आप हंस रहे हैं ना, ये दिखा रहा है कि आप चीजों को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी की भी हम बात करते हैं यहाँ पे। प्रदीप जी ठीक है प्रदीप जी, अभिव्यक्ति की आजादी पर भी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो जरा एक बार फिर से बता दीजिए कि अगर स्वतंत्रता है तो सबको अपनी बातों को कहने की स्वतंत्रता है। क्या कोई शिवलिंग पर टिप्पणी कर सकता है या फिर कोई पैगंबर मोहब्बत पर टिप्पणी कर सकता है? अगर सजा मिलनी चाहिए तो सबको मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। प्रदीप जी। नेहा जी, मैं इसी बात पर अभी बीच में जब मैंने फिंगर रेज किया था तो वो यही कारण था, मैं इसमें टिप्पणी करना चाह रहा था। एक्चुअली जो बेसिक मुद्दा जब आपने शुरू किया था उस टाइम पे ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि अभी तक इन लोगों के ऊपर FIR लॉन्च क्यों नहीं हुई, इंक्लूडिंग नूपुर शर्मा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, पुलिस तो सबसे कमजोर कड़ी है, कोई भी होगा उसके ऊपर आरोप लगा ही देगा, क्योंकि एक्चुअली फेस वो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और इतनी फेमस जजमेंट है कि हर जगह पर वो यूज होती है। जब भी एविडेंस एक्ट की बात होती है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ? मुद्दा शुरू हुआ 27 मई पे एक डिबेट हुई, वहां से मुद्दा शुरू हुआ, जिसमें एक पर्टिकुलर डिबेट में जिन्होंने हिस्सा लिया उन्होंने एक बात बोली, उसके रिस्पॉन्स में क्या बात बोली। यदि बात क्या है, एक्चुअली एक पीस ऑफ पर्टिकुलर जो उसका पीस था, मतलब जैसे अगर 10 सेकंड 1 मिनट का कोई एपिसोड रहा वो जो भी उस टाइम में, उसमें से 10 सेकंड में नूपुर गुप्ता ने एक स्टेटमेंट दे दिया।
एविडेंस एक्ट राम सिंह वर्सेस कर्नल राम सिंह की एक जजमेंट है और वही जजमेंट हर जगह लागू होती है। उसमें ये बताया गया है कि कौन सा पीस ऑफ एविडेंस वैलिड है। पीस ऑफ एविडेंस जब हम लेते हैं तो उसमें एंटायर सीक्वेंस को लेते हैं, कहीं से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये एपिसोड हुआ, उस एपिसोड में वो किन परिस्थितियों में हुआ। अजूम कीजिए कि सड़क पे एक आदमी जा रहा है और उसमें दिखा दिया कि किसी ने किसी को चाकू मार दिया, तो आप ये भी तो देखेंगे। मैं अभी कुछ केसेस हाई कोर्ट में ऐसे कर रहा हूँ जिसके अंदर ये एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर बहुत वो है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कर्नल राम सिंह वाली जो जजमेंट है ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट यूज करती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आप पहले ये देखिए कि क्या वो सारा का सारा एपिसोड देखिए, मतलब आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते एविडेंस को। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो गिरफ्तारियां नहीं हुई, पुलिस ने नहीं की। हमारा सिस्टम एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। नहीं, अब सवाल ये है, देखिए मैं अभिव्यक्ति की आजादी पर आपसे सवाल कर रही थी, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है सुनील जी कि अगर स्वतंत्रता नुपुर शर्मा को नहीं है या इस तरह की बातें करने की, तो ये तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि नुपुर शर्मा ने ही जहर उगला, बाकी भी तो हमारे देश में नेता है जो जहर उगलने का काम करते हैं। इस पर रिएक्शन हो गया, उन पर रिएक्शन नहीं होता। देखो, नुपुर शर्मा ने जो कहा, जिस डिबेट में कहा और जो मुझसे पहले बोल रहे थे सर, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। किन परिस्थितियों में कहा, यदि कोई क्राइम होता है तो उसकी परिस्थितियों का परीक्षण भी पुलिस करती है, क्रिया की प्रक्रिया होती है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से नुपुर शर्मा ने कहा या किसी और ने कहा, इस बात का भी परीक्षण पुलिस को करना होगा। दूसरा, जो 32 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, आप नुपुर शर्मा को निकाल दीजिए जो आज हुआ है। 31 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, उनके खिलाफ जांच में क्या हुआ? नुपुर शर्मा को क्यों निकाल दीजिए? नहीं, मैं 1% 1 मिनट के लिए आप निकाल दीजिए, लेकिन 31 लोग जो लोग हैं, यदि नुपुर शर्मा के मामले में परीक्षण नहीं किया, मैं मान भी लूं, तो 31 लोगों के खिलाफ क्या पुलिस ने क्यों नहीं परीक्षण किया? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? कम से कम 32 में से 2-4 लोग भी गिरफ्तार किए गए होते तो कम से कम हम लोग बैठ के पुलिस की पीठ तो थपथपा रहे होते, थोड़ा बहुत तो काम किया। लेकिन आपने इस देश को गुमराह करने के लिए सरकार के निर्देश पर या कौन सी ऐसी शक्तियां थी, उनके निर्देश पर आपने FIR तो कर ली, लेकिन FIR के बाद की जो क्रिया होती है, जो जांच होती है, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है अवाना साहब, क्या इतना वक्त लगता है क्या सर? अगर क्या लगता है कि कोई रसूखदार इंसान नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता, तब भी पुलिस इतना टाइम लगाती है क्या जांच पड़ताल करने में, एविडेंस इकट्ठा करने में, गिरफ्तारी तक पहुंचने में? इससे पहले जो सर हम केसेस देखते हैं, हमें नहीं लगता कि इतना टाइम लगता होगा। जी, मैं इसमें एक तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ, अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात हुई, तो एक तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, स्टेट पुलिस की भी होती है। तो जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है 2 लेवल पे होती है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो जो भी अभी बात हो रही थी कि वहां से केवल जो है सेंटर को पता पड़ा, इसको नहीं हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात जो इस जजमेंट में हुआ है, इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मुद्दा गया था कि जो उनके सीनियर एडवोकेट है मनिंदर सिंह, उन्होंने रखा था कि जहां तहां जो पूरे देश में उनके ऊपर FIR हुई हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक जगह ट्राई किया जाए। वो इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो जो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी थी वो इस बात पे थी कि पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए ये लोग, हाई कोर्ट भी जाना चाहिए था, उसको वो जस्टिफाइड। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बात साबित नहीं हुई है अभी कि वो दोषी है या नहीं दोषी है। अभी ये प्रक्रिया तो बाद में चलेगी, ट्रायल कोर्ट में चलेगा, एविडेंस आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ये बात कह रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे और उसके आधार पे तय होता है, और उसी के आधार पे अरेस्ट भी होता है कि जब एविडेंस इतने हो जाते हैं कि उसकी अरेस्ट बनती है।
ये सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी टिप्पणी है ये साबित नहीं करती है कि नुपुर शर्मा जो है दोषी हो गई है। ये जिस काम के लिए हुआ था, जो उन्होंने अपना डाला था, वो केवल इसलिए कि सारी एफआईआर एक जगह हो जाए, उस चीज को उन्होंने डिसमिस किया। उन्होंने ये कहा कि जो ये रिएक्शन हुआ, जो ये बात हुई, उसकी वजह से ये सारा मामला आगे भड़का, जो नहीं होना चाहिए था। और वो एक जिम्मेदार पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं, उनको रिएक्शन में भी इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। ये इस तरह का ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है, कोई डिसीजन नहीं है। नहीं, हमारा साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यदि 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है तो इस प्रकरण को हटा भी दिया जाए, तो मुझे लगता है कि एफआईआर के बाद उसमें कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें जरूर जांच हो रही होगी, और अगर वो चाहते हैं कि इसमें हुआ कि नहीं हुआ, तो 156(3) सीआरपीसी में इसका जो है स्टेटस रिपोर्ट मंगा ले कोई भी। पुलिस इस बात की जवाब देगी कि उन्होंने इसमें क्या किया है। नहीं, आज जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, आज मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा तो किसी को नोटिस ही नहीं मिला अभी तक। कोई इसमें अगर 160 का नोटिस ना मिले तो इसको क्या ये मान लिया जाए कि कोई तफ्तीश ही नहीं हुई? क्या नोटिस ही जो है इन्वेस्टिगेशन है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल आप कह रहे हैं सही होगा, लेकिन उसके बाद मीडिया में आने के बाद पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि ये देश में जो लोग गुमराह कर रहे हैं, और हमारी स्टेटस रिपोर्ट एक मिनट की जो है तफसील इन्वेस्टिगेशन की मीडिया के जरिए नहीं बताती। वो ये कहीं भी नहीं होता है। ये मीडिया के सामने नहीं देना है सर। चलिए मान भी लिया जाए कि चलिए इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन सुधा जी आप लोग क्यों इतना हो हल्ला करते हैं? क्यों कहते हैं कि देखिए इस पूरे मामले में जांच नहीं हो रही है या गिरफ्तारी नहीं हो रही है? अभी आपने अवाना जी को सुना ना, ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें जांच हो रही है, इसको एविडेंस इकट्ठा करने में वक्त लगता है, और जब ये रहता है कि हाँ एविडेंस खिलाफ है, एफआईआर के बाद फिर गिरफ्तारी भी होती है, तो फिर क्यों आप इतना हल्ला करते हैं? दूसरी बात अभी 295 है और मेरे ख्याल से 505 है। सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं। ये 5 धाराओं पे जो केस किया गया है, एक में जो पूजा स्थान के संदर्भ में कोई टिप्पणी करते हैं, जो भी बात हुई है, तो इसमें एक नोटिस तो जाती ही जाती है। और जहां तक आप बात कर रहे हो नेहा जी, ये सभी लोग इतने जानकार लोग हैं, मैं उतना मुझे संविधान के बारे में और कानूनों के बारे में नहीं पता है, लेकिन जिन संविधान के धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई होती है, जिसमें आपकी 2 वर्ष के अधिकतम सजा जो भी होती है, नोटिस भेजने का जो तरीका होता है, अवाना सर ने कहा कि कार्य हो रहा होगा। जब कोई छोटी एक कई चोरी का मसला होता है, कोई बकरी चोरी का या फिर कहीं का, तो उस मसले पे तो लगता है कि मतलब सारा प्रशासन लग जाता है, पूरा पुलिस बल लग जाता है। लेकिन जिन मसलों पे पूरे देश में उन्माद फैलने के चांसेज हो रहे हैं, जिसपे एफआईआर की प्राथमिक दर्ज की गई है, उस पे समय लगता है, बिल्कुल समय लगना चाहिए, क्योंकि वो मुद्दे संवेदनशील है। तो संवेदनशील चीजों को जितना आगे बढ़ाया जाए उतना देश के लिए बेहतर है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि देखिए इंटेलिजेंस जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि फेलियर है, वो तो स्टेट का भी होता है। फिर आप ये कैसे नकार सकते हैं कि देखिए राजस्थान सरकार का फेलियर नहीं है? देखिए, सरकारों के साथ जितने तंत्र जुड़े होते हैं, मेरा किसी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सब अपने तंत्र अपने हिसाब से कार्य करते हैं, जिनको जिस तरह से दिशा निर्देश मिलता है। माननीय संविधान हुआ या हमारे कोई भी तंत्र हुए, जो भी सरकारी तंत्रों के अंतर्गत कार्य होते हैं, उसके ऊपर हम कोई उंगली इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि वो सत्ताधारी जो लोग हैं उनके अनुसार, उनके दिशा निर्देश में कार्य करना पड़ता है। ये उनके अपने तंत्र को करने का तरीका है। हमारा सिर्फ प्रश्न था कि अगर कोई मसला ऐसा था तो उस पे जितनी जल्दबाजी हम किसी और कार्य में कर सकते हैं, किसी और केस के से कर सकते हैं, तो क्या इसमें नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। टाइम लग रहा है, तो अगर कोई चीजें ऐसी हो रही हैं, जहां तक मुझे संज्ञान है इस चीजों का, कि धारा 300, 153, 295 और 505, हमारे वरिष्ठ सर बैठे हुए हैं अधिवक्ता, उनको बेहतर इस चीज का पता होगा कि जब इन चीजों पे होगा, तो इसमें जब इस तरह के संवेदनशील मुद्दे होते हैं, तो उस पर प्रशासन को इस पे दिया गया होता है कि कार्य इस तरह से हो कि उन्माद या आक्रोश और न फैलने पाए। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। क्या प्रदीप जी ऐसे मसलों पर पहले गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद एविडेंस इकट्ठा किए जाते हैं क्या? नहीं, यहाँ भी ऐसा नहीं होता है। अभी अखिलेश कुमार की एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसी के बेस के ऊपर कुछ दिन पहले ही काफी सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ
प्रोसीडिंग्स भी शुरू की हैं क्योंकि उसने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो अरनेश कुमार के जजमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और अरेस्ट के ऊपर बात की गई। नोटिस किसी भी, पहले आप एविडेंस इकट्ठा करेंगे। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा, हमारी जो डिबेट है उसी का एक क्रक्स लेकर अपन बांधे। बेसिकली प्रिवेल क्या करता है लॉ के अंदर? प्रिवेल वो करता है जो लिखा हुआ हो। आज हमारी देखिए एक ये सेटल रूल है, आप एक पेटिशन डालेंगे, पेटिशन के अंदर आपकी प्रेयर होगी कि आपने पेटिशन डाल के उसमें मांगा कि आपने मांगा क्या है। उस पेटिशन जो पेटिशन है उससे बियॉन्ड जा नहीं सकती है कोर्ट की, क्योंकि उनको वही एक चीज देखनी है कि किस पर्पज के लिए ये सामने हमारे कोर्ट में आए हैं। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको पढ़े आप, 3 लाइन का सिर्फ ऑर्डर है जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि आप अपनी अप्रोप्रिएट रेमेडी को अवेल करें और डिसमिस एज विथड्रॉन। जो भी कुछ कहा गया है, जो भी अभी मीडिया में आया है, वो सिर्फ एक ओरल कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन, इधर बेंच एंड बार के बीच में। सीनियर एडवोकेट जो नुपुर शर्मा जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जज साहब जी, वो आपस में था, वो सब ओरल था, रिकॉर्ड के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। दूसरा एक और अहम सवाल है मेरा, क्योंकि कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, क्या विचाराधीन मसलों पर किस हद तक डिबेट होनी चाहिए? ये उन्होंने ठीक कहा। पहले की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी अभी जजमेंट थी, उसमें भी बोला है कि जो सब जुडिस मैटर्स होते हैं जिसमें मीडिया क्या है, देखिए बेसिकली पर्पज क्या है इस बात का, मीडिया की पहुंच, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हो रही है सब लोग तो नहीं देख रहे, मीडिया की पहुंच हर जनमानस तक है। अगर एक साइक बन जाती है, एक मानसिकता बन जाती है कि जो मीडिया कह रहा है, आज भी लोग बाग ये मानते हैं कि जो मीडिया में बात आ रही है वो सच हो, तो उनका कहना ये है कि मीडिया को सब जुडिस मैटर के अंदर इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक जनमानस के प्रति एक मानसिकता बन जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हर बार पहले कहता है कि सब जुडिस मैटर के अंदर मीडिया अपनी टिप्पणी ना करे। हम भी जब भी कभी डिबेट में जाते हैं, हम भी अक्सर यही बोलते हैं कि मैटर सब जुडिस है, ज्यादा इसमें बोलना हमारे लिए उचित नहीं है और ना ये ठीक है प्रमुख जी, क्योंकि नुपुर के कारण देश का माहौल खराब हुआ, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। और क्या भारतीय जनता पार्टी की नजरों में वाकई नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया था, ऐसा आपको लगता है, या फिर एक दबाव था? बाहर के देशों से भी दबाव बन रहा था, विपक्षी पार्टियां भी दबाव बना रही थी, और इस दबाव के चक्कर में ये एक्शन लिया गया सरकार कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की तरफ से। नेहा जी, मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा कि नुपुर का जो बयान था, मैंने फिर अपनी बात वही दोहरा रहा हूँ कि वो हालात क्या थे, किस वजह से आया, वो वहाँ के हालात पर चर्चा की बात है, बड़ी गहराई की बात है। लेकिन एक अंदर की बात ये है कि नुपुर शर्मा ने जितना किया उससे ज्यादा और तत्परता के साथ अपना क्षमा मांग ली, उसके बाद पार्टी ने कार्रवाई कर दी। लेकिन जो बाहर के देशों ने या कुछ तथा कथित जो बैठे हुए हैं, जो बात करते हैं हमेशा देश की एकता और अखंडता की, उन लोगों ने माहौल बनाया। ये ऐसी स्थिति नहीं थी। नुपुर को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, स्थिति कुछ और है। आज लेकिन माफी मांग ली, क्या ये माफी मांगना काफी है क्या सुधा जी? माफी मांगना काफी है क्या? आप देखिए देवेंद्र भाई, आपने मुझसे बोलने के लिए बोला नहीं, ठीक है देवेंद्र, सुन लेते हैं। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। नेहा जी, ये गलत है बिल्कुल, ये डिबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आई है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि नुपुर अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, और जिस हालात में बयान दिया उन्होंने, वो हालात उस तरीके के बनाए गए, वो साजिश के तहत थे। उनको उकसाने का काम किया, उस पर उन्होंने क्षमा मांग ली। पार्टी का जो काम करता था, पार्टी ने काम कर दिया। आज तक कांग्रेस के नेताओं ने वो बयान दिए। अगर कन्हैया लाल की हत्या हुई उसके लिए जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, तो उसके लिए सिर्फ माफी मांगना काफी है क्या सुधा जी? देखिए, अभी जिस तरह से भाई हमारे गुस्सा हो रहे हैं, मतलब गुस्सा दिलाना सबसे आसान टूल्स हो गया है कि हमें कोई गुस्सा दिलाएगा। मुझे तो कोई गुस्सा नहीं, आप मुझे चाहो कितना भी दिलाना, गुस्सा दिला नहीं पाओगे। अगर मैं किसी ऐसे पद पे हूँ जहाँ पे मुझे अपने ऊपर ये रखना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है,
जिस तरह से भाई बात कर रहे हैं कि वो अपनी जगह पे सही थी, मतलब आज भी आपको लगता है कि अगर बाहर के देशों ने आप पे दबाव न दिया होता तो आप ये कार्य नहीं करते, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो आपका उल्टा है। उसके बाद नेहा जी, मैं बोल लूं पहले नुपुर शर्मा पे, सर मैं बोल लूं, नुपुर शर्मा और बाकी लोगों पे जो FIR दर्ज की गई है उसमें पुलिस ने लिखा है प्राथमिकी पे। भाई मेरी बात सुनो, सर बोलो आप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ, तो कम से कम इतना तो आपके अंदर होना चाहिए। उसमें पुलिस ने बयान जो जारी किया है उसमें कहा था कि कुछ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करने के बाद जो FIR दर्ज की गई है उसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लोग ऐसे संदेशों को साझा कर रहे हैं, ऐसी चीजों को बना रहे हैं जो सामाजिक शांति के लिए खतरा है। ये पुलिस का आरोप है, जो पुलिस ने FIR दर्ज की है उसकी प्राथमिकी है। और उसके बाद भाई यहाँ पे कह रहे देवेंद्र भाई कि वहाँ पे वो सही थी, मतलब आप लोग क्या दिखावा कर रहे हैं जनता से माफी मांगने का? आज भी अगर कन्हैया की हत्या की गई है तो आपको शर्मिंदगी या शर्म जैसी कोई चीज नहीं है कि हम अपने देश को उस अनुमान में आगे खेल रहे हैं कि कोई भी आके किसी की हत्या कर दे। अरे कम से कम हमारी पीढ़ियां कहाँ जिंदा रहेंगी, हमारी पीढ़ियों को हम समाज कौन सा दे रहे हैं, इसके लिए हमें उत्तरदायी होना है, इसके लिए आपको उत्तर देना पड़ेगा। आज के 10 साल बाद हमें वो जगह चाहिए जहाँ पे हम शांति से खड़े हो सके, देश को उन्माद में झोंकने की जरूरत नहीं है। सुनील जी से सवाल है, ठीक है, क्या नहीं लगता है न सिर्फ नुपुर शर्मा बल्कि देश में अलग अलग जो टीवी चैनल्स है डिबेट करते हैं, वहां पे बहुत सारे प्रवक्ता अपनी सीमाओं को लांघ देते हैं, न सिर्फ वहां पर बल्कि हम ये कहें कि कई रैलियां होती है वहां पे भी लांघी जाती है सीमाओं को, भाषाओं की मर्यादा को भुलाया जाता है। ये कहाँ तक जायज है और ये क्या करना चाहिए, क्या ऐसा? देखो नेहा, बिल्कुल हम राजनीतिक दलों को भी दोषी मानने के साथ साथ हम स्वयं भी, हम लोगों को, पत्रकारों को समीक्षा करनी पड़ेगी, न्यूज़ चैनल को भी समीक्षा करनी पड़ेगी कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे देश की भावनाएं भड़क सकती हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यदि ऐसे मुद्दों पर बहस न हो, बहुत सार्थक मुद्दे इस देश में हैं बहस कराने के लिए, बिल्कुल हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम ऐसी बहसों से बचें, ऐसे मुद्दों को साइडलाइन करें। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, नेता भी तो समझे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी अगर सीमाओं को लांघ दे तो उसे क्या कहेंगे? नेताओं को, या तो एक पार्टी की बात नहीं है ना? नेताओं को सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जब राजीव गांधी कह सकते हैं कि पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलेगी, तो क्या कहा जा सकता है? मौत के सौदागर कह दिया जाता है। मौत के सौदागर में बहुत सारी ऐसी चीजें, तो मैं ये एक पार्टी को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, वो तो सारे राजनीतिक दल हैं, उनको किस तरीके से सत्ता चाहिए, वो चाहिए सत्ता, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दंगे हो जाएं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, दंगे होंगे तो उसमें से राजनीतिक दल ये देखेंगे कि इसका फायदा कैसे मिले, ये मुद्दा हमारे वोट बैंक में कैसे तब्दील हो। कोई घटना होती है तो उसमें वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी सी भी एक घटना होती होगी और राजनीतिक दल इस पर न चर्चा करते होंगे कि इसका राजनीतिक फायदा कैसे मिले। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं कहूंगा चौथे स्तंभ की है। कम से कम समीक्षा हम लोगों को करनी पड़ेगी कि जब सारे लाखों करोड़ों दर्शक जिस चीज को देखते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी देखती है, छोटे छोटे बच्चे जिन टीवी चैनल्स को देखते हैं, उनके हृदय मन पे क्या छाप छूटती होगी। तो मैं बस अपील मीडिया से भी करूंगा, नेताओं से तो करना बहुत मुश्किल है कि नेता मानने को तैयार नहीं होंगे, राजनीतिक दल के नेता, क्योंकि जब सत्ता में होते हैं तो बिल्कुल सब उनको हरा हरा दिखता है और जैसे ही विपक्ष में पहुंच जाते हैं वैसे ही लगता है उनको ये गलत हो रहा है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब सब कुछ सही था और जिस तरीके से आज बीजेपी डिफाइन अपने मुद्दों को कर रही है, किसी जमाने में कांग्रेस भी ऐसे ही डिफाइन करती थी अपने नेताओं के पक्ष में। तो इनसे कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। को बखूबी समझना होगा और उसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि जो भी आप बोलते हैं उससे क्या समाज पर प्रभाव पड़ता है और क्या कोई हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे या फिर ऐसे शब्दों का चुनाव तो नहीं कर रहे जो कि समाज पर गलत प्रभाव डाले। इस बात को समझना होगा नेताओं को भी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।